नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें 30 प्रश्न मैथ के और 30 प्रश्न सीडीपी और 30 प्रश्न ईवीएस के शामिल किए हुए हैं दोस्तों। और ये टोटल 90 प्रश्न दोस्तों, टॉप 90 प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और इस सुपरफास्ट रिवीजन को देखना ना भूलें और सभी को साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, इसमें आपके फर्स्ट प्रश्न को अब हम करते हैं। क्या बोला है इसमें? इसमें आपसे बोला है कि 2.6 इंटू 0.91 इनका आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखो कितनी संख्यावाद पॉइंट है, एक संख्यावाद है, इसमें दो संख्यावाद पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस सीधे इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप बेटा मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या करोगे, पहले 6 का जब इसमें करोगे तो 6 कम 6 और 6 नाम 54, और 6 नाम जब 54 हो जाएगा तो 2 का इसमें करोगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 नाम 18। और जब आप इनको ऐड कर दोगे तो 6 6 ये कितने हो गए, 8 और 5 13 की 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी और आपका कितने, एक संख्या बाद है और दो संख्या बाद है। तो टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा आपका, कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, 3 संख्या बाद पॉइंट। और ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.366, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि ये जो आपको संख्या दी है इसमें आपको इसका डिवाइड देना है। अगर इस टाइप से भी प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, 37.88 इंटू 36। ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें 8 और है, इसमें 3 संख्या बाद पॉइंट है, इसमें एक संख्या बाद पॉइंट है। तो आपको ये भी ऐसे ही करना है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मल्टीप्लाई भी अगर करना नहीं आए तो आप क्या करो, इसको तोड़ लो फैक्टर में। अब आप कहोगे कैसे तोड़ लो, अब जैसे इसका आपको डिवाइड देना है, तो जब इनका डिवाइड देंगे तो दोस्तों डिवाइड कैसे देंगे, इसका पलट के ही तो देंगे, यानी 37.188। अब जब डिवाइड देंगे तो इसके नीचे लिख लेंगे, और जब डिवाइड देंगे तो नीचे लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 3.6। अब पॉइंट के बाद संख्या इधर 3 है इधर 1 है, तो 2 जीरो और बढ़ा लो, बराबर हो गई। अब आप इसको भी कैसे लिख सकते हो, तोड़ के लिखो और इनका डिवाइड दे दो, जैसे कि पॉइंट से पॉइंट हट गया, हट गया। अब आप 4 से जब इसमें भाग दोगे या 9 से दे दो, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, यानी 400 आ जाएगा। और 9 से जब आप इसमें भाग दोगे 9 चौक 36 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 9 कम 9 2 आ जाएगा। और 9 से जब भाग दोगे 9 तिया 27 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर आप देखो इसमें 4 से दे सकते हो, 4 से 100 बार जाएगा, और 4 से इसमें दोगे 4 ढाई 40, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 100 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका 10.33 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके इस टाइप से प्रश्न आते हैं तो आप कर सकते हो। ये प्रश्न जो है 2018 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला है 1 की पावर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 तक के अगर हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 285 आएगा। और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे भी दो संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी दो संख्या बाद है, यहाँ पे भी दो संख्या बाद है। और एक बात तो और है कि दो संख्या बाद पॉइंट तो है, लेकिन सभी में क्या है, 11 कॉमन है, और दो संख्या बाद ये भी पॉइंट कॉमन आ जाएगा। तो आप इसमें से क्या करोगे, 0.11 का अगर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर क्या रह जाएगा, 1 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस डॉट 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 क्या 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके पास देखो अभी ये दी हुई है, तो आप इसको आसानी से रख सकते हो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, इसका जब स्क्वायर आपका आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, आप इसको 2 बार ही तो लिखोगे, तो कितना लिखोगे, 0.11 इंटू 0.11। इतना करने के बाद में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 285 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपकी दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, फिर भी नहीं डरना है, डायरेक्ट 4 संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका कर दे रहे हैं इसमें, तो 0.11 इंटू, अब 11 को आप ध्यान रखो, 11 का जब इसमें करेंगे 11 पंजे 55 आ जाएगा, हासिल लगेगी कितनी 5 आपकी। ठीक है, 11 अट्टे 88, 88 और 5 कितने हो गए, 93, 93 की 3 आ जाएगी, हासिल लगेगी 9। ठीक है, हासिल 9, और 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हो गए आपके, 31 हो गए। और जब 31 आपके आ गए तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, दो संख्या बाद। फिर आप 11 का मल्टीप्लाई कर दो,
पॉइंट को भूल जाओ, 2 संख्या बाद है, 2 संख्या बाद है, टोटल 4 संख्या बाद पॉइंट आप लगा लेना। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे हासिल 5 लगी, 11 तिया 33, 33 और 5 38, हासिल लगी 3, 11 कम 11, 11 और 3 14, ठीक है, हासिल 1, 11 तिया 33, 33 और 1 35 आपका आ जाएगा। और जब 35 आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, 4 संख्या, 33, 11 तिया 33 और 1 34 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये 34 आ जाएगा। मैं इसको ढंग से लिख दूं, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा और 4 संख्या बाद पॉइंट यहाँ, यानी पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा तो आपका 3.4485, यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी मल्टीप्लाई करने की। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है कि 2/3 प्लस के 4/5, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आपको चाहे ऐड करना हो चाहे माइनस करना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इधर और इन दोनों का नीचे करना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। और जब 15 आ जाएगा तो आपका 22/15 आपका आंसर आ जाएगा। और 22/15 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो आप माइनस कर देते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% क्या हो जाए, कम आ जाए, कम हो जाए। मान लो कोई आपकी भिन्न है, आपकी x है, दूसरी क्या है, y है। अब इसमें क्या आ जाए, 20% कम हो जाए तो 80% रह जाएगा। और इसमें बोला है कि और हर में 10% बढ़ जाए, और हर जब 10% बढ़ जाएगा टोटल 100% होता है। 10 बढ़ेगा तो आपको 100 में प्लस करना है, कम होगा तो आपको माइनस करना है। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 16/55 हो जाती है। तो देखो परसेंट से परसेंट हट गई, 0 से 0 हट गई, 8 से 2 बार गया और 11 से 5 बार गया। तो 2/5 आपका आंसर आ गया। 2/5 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप इस टाइप के प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है ये प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7 है। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको बतानी है ये जो आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है। तो देखिएगा इस टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन वैल्यूओं को लिख लेना है। जैसे कि 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। अब इनके जो हर हैं इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6 का भाग जाएगा और 6 7 का 42 आ जाएगा। और 42 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, इनके जो हर होते हैं, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, हर को बराबर करना है। और जब हर को बराबर करोगे तो आपका 42 क्या आया, एलसीएम आया है। तो आप क्या करोगे, इसमें 21 का गुणा ऊपर कर दोगे, 21 का नीचे कर दोगे। क्यों, क्योंकि 21 दूनी 42। आपको 42, अब 3 या पहले से मुझे 42 बनाना है। और जब 42 बनाना है तो इसमें 14 से गुणा करूंगा। क्यों, क्योंकि 14 तिया 42 होते हैं, आप भी जानते हो कितना होता है, 14 तिया 42। अब ये 6 तो इसमें 7 से ऊपर कर दिया, 7 से नीचे कर दिया, इसमें 6 से कर दिया, इसमें भी 6 से कर दिया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 63, 63/42। एक आपका कितना आ गया, 14 चौक 56 आ गया और 14 तिया 42 आ गया। नेक्स्ट 35/6 7 जा कितने होते हैं, 42, यानी 9 54 आपका हो गया और ये 42 हो गया। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो ये 63 है, 56 है, हर समान हो गए तो आप आसानी से कर सकते। कौन सी है, 63, यानी पहली वाली, यानी 3/2 और 3/2 कौन सी, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप इस प्रकार कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला, यदि दो भिन्न का अगर आप गुणा करो तो ये आएगा और भाग करेंगे तो ये आएगा। तो उनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। मान लो कोई भिन्न है, एक भिन्न आपकी क्या है, x/y है और दूसरी भिन्न क्या है, p/q है। इनका जब गुणा करते हैं तो क्या आता है गुणनफल, 14/15, 14/15 आता है। और इनका जब भाग देंगे, भागफल आप प्राप्त करोगे तो भाग देकर ही तो प्राप्त करोगे, इसका इसमें भाग दोगे तो भागफल आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, x/y डिवाइड बाय p/q, क्योंकि जब इसका भाग दोगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 35/24। और आपसे बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या पूछी, क्या करेंगे, दोनों का गुणा। और जब इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये भाग में, ये गुणा में, ये कट जाएगी। x में x का गुणा होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, x² आ जाएगा, नीचे y² आ जाएगा, बराबर 14/15।
और एक आपका दिया है 35/24। 2 से देंगे 7 बार, 2 से देंगे आपका 12, 5 से देंगे 3 बार और 5 से देंगे 7 बार। तो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी 7/6। और 7/6 आपका ऑप्शन जो आपका बी दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है कि 4 माइनस के 1/7, ये 4 दिया है, माइनस का 1/7 दिया है, नीचे 1 लेट करेंगे तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। मैंने आपको बताया था कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर नीचे दोनों का, तो आप क्या कर दोगे 7 चौक 28 कर दोगे, 1 एकम 1 और नीचे 7 एकम 7, यानी आपका 27/7 आपका आंसर आ जाएगा। और 27/7 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ये भी बहुत ज्यादा शानदार प्रश्न है कि 25 दिया है प्लस 3/100 दिया है प्लस 4/1000 दिया है। आप जानते हो कि जब 4 में आप 1000 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। और 3 में आप 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। और ये आपका 25 है, ये तो ये आपका कितना है 25 है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर बराबर 0 मान लो, 3 0 पॉइंट के बाद कितना भी 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी 25.034, यानी आपका जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, इनमें से क्या सही है। इनमें से आपको सही बताना है कि सही क्या होगा, बताइएगा। तो देखो सही कैसे पता लगे, देखो इसमें आपसे पूछा है कौन सही है। इसमें से बोला है कि 1/2 बड़ा है 1/6 से, तो आप बोलोगे करके देख लो। जब 1/2 में जब आप इसका भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा, जबकि 6 का भाग जब इसके 1 में दोगे तो आप क्या पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओगे तो 6 कम 6 आ जाएगा 0.1, ठीक है। और कितना रह जाएगा, फिर 4 रह जाएगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, तो 0.16 ऐसे कुछ करके आता रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 संख्या पॉइंट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो देखो इधर ही इसका ग्रेटर देन लगा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और आगे देख लो तो ये तो खैर उल्टा है, ये गलत, बराबर होंगे नहीं। इसमें आप 3 का गुणा कर दोगे तो आपका 3/2 हो जाएगा, जबकि 1/6। तो क्या ये दोनों बराबर है, आप बोलोगे कतई नहीं बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए दिया है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो वीडियो है जो 20 तारीख को एग्जाम आपका होने वाला है सीटेट, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे बोले निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी भिन्न है, तो आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है। और जब बड़ी या छोटी भिन्न आपसे पूछी जाए तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको क्या करना है, इन तीनों चारों को लिख लेना है। देखो 3/7 लिख लेना है, ठीक है, 3/5 लिख लेना है, 2/7 लिख देना है और 2/5 लिख देना है। आप क्या करोगे 5 7 5 7 5 इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। और जब 35 आ जाएगा तो आपको हर को क्या है समान करना है। और ये 7 है तो आप क्या करोगे 5 का गुणा ऊपर कर दोगे, 5 का नीचे कर दोगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 7 का गुणा कर दोगे ऊपर नीचे, यहाँ 7 है तो यहाँ 5 का ऊपर कर दोगे, 5 का नीचे कर दोगे गुणा, 5 का गुणा ऊपर का नीचे कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ 5 है तो यहाँ किससे करेंगे 7 से, तो 7 से गुणा ऊपर कर दिया और 7 से नीचे कर दिया। इसका करेंगे तो 15/35 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब करेंगे तो 21/35 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 10/35 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 14/35 आ जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये रहा और सबसे बड़ा ये है, तो आप बता दोगे क्या है आपका, यानी 3/5। और 3/5 जो है यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। अब इसमें छोटी पूछी है, तो छोटी पूछी है तो आप इस तरीके से करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या दी हुई है। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप हर को बराबर कर दोगे एलसीएम, इनका आपको एलसीएम लेने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे, इनका इसमें भाग दोगे, और जब 25 में जब आप इनका भाग दोगे, 24 में जब 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताओ कमेंट करके बताओ कितनी बार जाएगा। तो आप जब 0 लगाओगे और जब पॉइंट लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 240 हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद में 240 हो जाएगा। और 240 में जब आप 25 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 225 बार जाएगा। और आपका कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा।
फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 बढ़ाएंगे और 25 छिक्के, यानी आपका ये आ जाएगा, और आप पॉइंट के बाद 0 भी मान सकते हो। इसी प्रकार जब आप 10 में 11 का भाग दोगे, आप 10 में भाग दोगे 11 का, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट लगाओगे तो आपको 0 भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका 100 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 11 नंबर 99, और 99 बार जाएगा, फिर आपका एक बचेगा, फिर पॉइंट लगाए, फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, और जब 0 बढ़ाना फिर भी नहीं जाएगा तो आपने एक 0 यहाँ बढ़ाया और एक 0 यहाँ बढ़ाया, तो 11 नंबर 99, फिर आपका ये आ जाएगा। फिर आप और आगे बढ़े, भैया 99 में 100 का देना है, तो जब पॉइंट लगाएंगे फिर आपका 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा, 0.9, यानी ये 990 हो जाएगा। और 100 का जब आप इसमें भाग दोगे, यानी जब 100 का भाग दोगे तो आपका 90 बचेगा, और जब 90 बचेगा फिर आप 100 का भाग दोगे इसमें, तो पॉइंट लगाया है, फिर आप 0 बढ़ा लोगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आ जाएगा। अब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 68 में भाग लगाएंगे तो आपके का कितनी बार, आप ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 69 का जब आप 68 से जब आप करोगे तो कितनी बार है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो मिनिमम ये कितनी बार जाएगा, मिनिमम ये 9 बार जाएगा। और जब 9 बार जब ये जाएगा तो 9 का गुणा करेंगे, 9 नंबर 81 आपका आ जाएगा, हासिल लगी 8, 9 छिंग 54, 54 और 8 कितने हो गए आपके, 62 हो गए, 54 और आपके 8 62 हो गए। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ आपका 9 रह जाएगा, 7 में से जब 2 जाएंगे यहाँ 5 रह जाएगा। अब जब पॉइंट लगाए फिर आप जब 0 बढ़ाओगे, और जब 0 बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 मान लो, 7 छिंग 42, तो आपका ये तो इससे भी बढ़ा रहा है, तो आपका छोटा पूछा है, तो छोटा आपका कौन सा है, आपका 10 में जब आप 11 का भाग दोगे तो आपका ये करेक्ट आ जाएगा, ये तो और ज्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 11 से क्या वो सॉरी जो पूर्णतः क्या हो, वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग हो और जो 10 11 10 12 15 और 18 से क्या हो, विभाजित हो। तो देखो 10 से तो ये सब विभाजित है, अब 12 से जरूरी नहीं है कि सब विभाजित हो, क्यों, क्योंकि 12 का 4 और 3 गुणन होता है, और 4 का भाग किस में जाता है, जिसके अंतिम अंक क्या हो, जिसके अंतिम अंक में 4 से भाग जाए तो वो 4 से डिविजिबल होगी। तो देखो 2 2 0 है तो भाग जाएगा, लेकिन 3 से किस में जाता है, अंकों को जोड़ के 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो ये 10 हो रहे हैं अंकों को जोड़कर, ये 7 हो रहे हैं, इसमें जाएगा नहीं। और सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी आपकी यही हो जाएगी। बाकी देखो इसमें 15 से भी भाग जाएगा और 18 से भी भाग जाएगा। और अगर ये भी ना आए तो आपको क्या करना है, 10 लिख लेना है, 12 लिख लेना है, 15 लिख लेना है और 18 लिख लेना है। और इनका जब आप एलसीएम जब आप लोगे, क्योंकि छोटी से छोटी पूछी है, तो आपका 180 आ जाएगा, और 180 आ जाएगा तो 180 में मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई जब 5 का करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, और 900 आ जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी देखनी है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इनके क्या हर बराबर कर लेना और भाग दे देना। तो आप देख सकते हो कि 3 का और 5 का और 8 का आपका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 3 का 5 का 8 का एलसीएम कितना आएगा, सब अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा 8 पंजे 40, 40 या 120। अब आपको 2/3 को क्या करना है, आपको नीचे आपको 120 बनाना है, तो 40 का गुणा ऊपर 40 का नीचे। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80/120। नेक्स्ट जब आप इसको भी अगर दूसरे वाले को भी करोगे, 3/5 है ये आपका, तो आप इसमें क्या करोगे भाई, आपको 120 बनाना है, तो 120 यानी 24, 24 का यहाँ गुणा करोगे और 24 का ही आप यहाँ गुणा करोगे, तो 24 दिए आपका 72 हो जाएगा, और 24 पंजे 120 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। और जब आप इसमें गुणा करोगे 5/8 में, तो आप क्या करोगे, आपका 8 है इसमें, तो 15 का गुणा इसमें करोगे, 15 का गुणा इसमें करोगे, ये आपका 75 आ जाएगा, और ये आपका 120 आ जाएगा। अब आप देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, और जब ये दोनों 120 है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करो, आपको पता चल गया बड़ी कौन सी है भाई, बड़ी आपकी ये वाली है और छोटी आपकी ये वाली है। इसमें क्या बचा, बड़ी और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, तो आपको इन दोनों का क्या करना है, अंतर लेना है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2/3 और 3/5, ये तो सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, दोनों का अंतर ये आ जाएगा, 5 नहीं 10 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, यानी आपका 1/15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1/15 आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है। उचित भिन्न का आप मतलब जानते हो, उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका जो अंश हो वो क्या हो, छोटा हो हर से, यानी हर बड़ा हो, जिसमें क्या हो, अंश क्या हो
छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, और हर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखो हर जो है क्या है, बड़ा है, हर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, बट क्या है, ये बड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी 3/5 है वो देखो हर क्या है, बड़ा, और हर जिसमें बड़ा होगा किससे, अंश से, वो ही क्या हो जाएगा आपका उचित भिन्न होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला है कि दो भिन्न के क्या है, 5 और 7 क्या है, हर है। अब मान लो कोई भिन्न है और इसका क्या है, 5 और 7 क्या है, हर है, और इनका योग कितना है, इतना है। तो ठीक है, आप इससे ही कर सकते हो, और वो भिन्न आपको बतानी है। ठीक है, और उनको अगर आप बदल दोगे तो उन भिन्नों का योग क्या होगा, भाई भिन्न है, चाहे आप किधर भी बदल दो उनका योग तो सेम रहेगा। नहीं नहीं, योग बदल जाएगा। ठीक है, अगर उनको आप पलट देते हो तो इनमें से आपको देखना है क्या है। तो देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जब आप इन दोनों को अगर आप लोगे, यानी आप कहोगे सर 3/5 और प्लस के 5 जब आप 7 को लोगे तो आप 35 तो नीचे आएगा ही आएगा, और 35 से देखो ये दोनों सेम है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेम हो जाएंगे क्योंकि हर जो है क्या है, 5 और 7 है, और 7 या 21 आपका हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, और 25 अब 21 को जोड़ेंगे तो आपका ऊपर 46 आ जाएगा, इसलिए ये होगा नहीं। और जब ये नहीं होगा तो दूसरे वाले को देखो, 4/7 है और 2/5 है, तो 55 5 चौक 20 आ जाएगा, और यहाँ 7 दूनी 14 है, तो ये 34 हो जाएगा। ये वाला वैसे ही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ये है वो करेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखिएगा ऐसे, 3/5 आपने ले लिया है प्लस 4/7 आपने लिख दिया है। इसको आप अगर इससे करोगे ऑप्शन से तो आपका बहुत इजी होगा दोस्तों। तो देखिएगा 7 या 21 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और नीचे 7 पंजे 35 हो गया, यानी इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा, कितना हो गया, 41/35। तो आपका ये वाला जो है आप देखो यही आ रहा है 41/35, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, इसमें आपसे क्या बोला है, 108 और 144 का लासा क्या होगा। लासा का मतलब जानते हो आप लोग, लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम लेना। तो जब दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 108 और 144 ये लिखोगे, और जब आप इसका ये निकालोगे तो सबसे पहले आप किससे दोगे, 2 से दोगे, 2 से दे दो, वरना 4 से दे दो तो और बेटर है, क्योंकि एलसीएम आप डायरेक्ट निकालो ना, क्या करोगे डायरेक्ट 4 से देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 4 से जब आप इसमें देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, और 4 से जब आप इसमें भाग दोगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा या नहीं, 4 तिया 12 आ जाएगा और 2 आ जाएगा तो 24 आ जाएगा, और 4 छिंग 24। अब देखिएगा अब ये किससे जाएगा, अभी 9 से जाएगा, और 9 से डायरेक्ट दे दो आप, 9 से जब आप इसमें डायरेक्ट दोगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अब ये अलग अलग हो गए, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 और 9 का कितना मल्टीप्लाई आएगा, कमेंट करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताओ। इसका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसका 36 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, और जब 12 का इनका गुणा करेंगे तो देखो 6 दूनी 12, अब 2 किसके लास्ट में आ रहा है, आप बोलोगे इसके नहीं आ रहा, इसके नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, तो आपका यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 छक्के 72 की 2 हो जाएगी, आंसर लगी 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी 432 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दो प्राकृतिक संख्या ये दी गई है, ठीक है, उनका अनुपात दे दिया गया है, इनका लासा दिया है, तो इनका मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, इनका आपको ये संख्या दी है प्राकृतिक, तो भैया इनको जब बाहर लोगे किसी इसको, तो आप क्या करोगे, इनमें कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने x ले लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप जानते हो कि a गुणा b, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCl और यानी HCF के और LCM के, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6x हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x हो जाएगी। HCF आपको दोनों का कॉमन कितना है x है, और LCM आपको 462 दिया हुआ है। तो देखो x से x कट गया दोस्तों, 11 से आप इसको काटोगे, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी 22, और 6 से जब काटोगे 6 सत्ते 42, तो आपकी दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा प्रश्न नंबर 19, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया दो संख्याओं का मासा ये दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासा भी दिया हुआ है, एक संख्या दिया तो दूसरी पूछिए, वही आपका तरीका, यानी a यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर दो, और बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या आपको कितनी दी है, आप कहोगे सर 175 दी है, दूसरी संख्या आपको क्या है b की b आपने मान ली, LCM HCF आपको कितना दिया है 35 दिया है, और LCM कितना दिया हुआ है 525 दिया हुआ है। तो आप जब 7 से जब इसको करोगे तो 7 पंजे 35, और 7 से जब इसमें करोगे 7 दूनी 14, कितने बचे 3 बचे, और 3 इधर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35, और 7 पंजे 35 आ जाएगा, और 5 से 5 एकम 5, 5 चम 25, और 5 से जब इसको काटोगे 5 ढाई 50,
आ जाएगा। 5 नहीं 50, 2 बचे 55 25 यानी 105, और 105 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सभी भाई बहनों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यही प्रश्न आपके सीटेट में देख लेना, इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे जरूर। यदि 65 और 117 का मासा, तो 65 और 117 का मासा कितना आएगा? 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। 13 पंजे 65 और 13 नंबर 117, और इनका मासा कितना है? इतना है। तो आपको क्या करना है कि 65 m और m की वैल्यू निकालनी है माइनस 117। तो आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाना है और 117 इधर आ जाएंगे, तो 13 प्लस का 117 बराबर 65 m। ये कितने बचेंगे बेटा? आप बोलोगे ये 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 65 m। अब एक मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में। 65 दुनी यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 2 आ गई, और m की वैल्यू 2 आपकी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें दी हुई है। तो इस टाइप से आप सारे प्रश्न कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि इनका क्या है? लघुत्तम समावर्तक, यानी 2/3 और आपका दिया हुआ है 3/4। इनका क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। तो ध्यान रखना, अगर लघुत्तम समावर्तक पूछे तो ऊपर वाले का लासा जो पूछा गया है वो अंश का निकालो, और जो नहीं पूछा गया है वो हर का निकालो। जैसे लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाले का लासा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और लेकिन नीचे वाले का मासा। मासा का मतलब क्या? कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन है, तो इसलिए 6 का 6। तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2020 में आ चुका है दोस्तों। दो संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और उनका लासा भी आपको दिया हुआ, और एक संख्या 117 दी हुई है। तो सेम दोस्तों वैसे ही प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इस प्रश्न में क्या करोगे? तो क्या करोगे? पहली संख्या यानी a गुणा b लिख लोगे, और आप क्या करोगे? h गुणा l कर लोगे। पहली संख्या आपको 117 दी है, दूसरी आपसे पूछी है। पहली संख्या h कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है, यानी HCF आपका कितना दिया हुआ है? और LCM कितना दिया हुआ है? 19 यानी 1989। अब आप इसको करिए, 13 नंबर 117 और 9 से आप इसको काट दो। 9 दूनी 18, कितने बचे? एक बचा। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 यानी 221, और 221 दोस्तों किसमें? ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है, देखो 36 और 60 का सबसे छोटा, छोटा यानी लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है? एलसीएम। 36 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? और उसमें आपको 18 और 45 का सबसे बड़ा, बड़ा यानी एचसीएफ। तो आप जानते हो कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 36 और 60 का आपको एलसीएम पहले निकालना है, और 36 और 60 का एलसीएम कितना आता है ये आपको देखना होगा, और बताइएगा कितना आएगा। तो आप क्या करोगे? 36 और 60 का क्या लोगे? आप एलसीएम लोगे। तो जब एलसीएम लेने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं कि देखिएगा क्या करना होता है। इसमें देखो 60 के फैक्टर कर लो। देखो 6 के कितने होते हैं? 2 गुणा कितना होता है? 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 का, और इसका कितना हो जाएगा? 0 का 2 गुणा 5। तो ये देखो 60 के हो गए। और 36 के क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो देखो 2 कॉमन आ गया, ये आपका 3 कॉमन आ गया, 3 भी आ गया, ये आपका 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है, 3 भी आ गया था और 2 भी आ गया। अब आपको बचा कितना? 5 और ये 3। तो इनका भी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंजे 20, 20 हो गए, और ये कितने हो गए? 3 3 9, और 9 में जब आप 20 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपका कितना आ गया? आपका एलसीएम कितना आ गया? 120, वो सॉरी 180 आ गया, और उसमें 18 और 45 का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा इसमें क्या होगा? 18 45 का, यानी 18 और 45 में 9 का भाग जाता है, तो 9 क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा, और 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे भाग ही पूछा है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर क्या आएगा, कमेंट करिएगा, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें आपसे बोला कि 5 10 और 35 का सबसे छोटा, छोटा यानी एलसीएम। 5 10 35 का एलसीएम कितना आएगा? 70 आ जाएगा। और सबसे बड़ा, बड़ा यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट क्या होता है आपका? एलसीएम होता है। वो हाईएस्ट क्या होता है? एचसीएफ होता है। और जब इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 का क्या करना है आपको? अंतर लेना है। एचसीएफ 5 आ जाएगा। ये क्या है आपका? एलसीएम है, ये एचसीएफ है। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 25 को आप कैसे करोगे? 4 5 6,
का सबसे छोटा सार्वगुणज का, सबसे छोटा का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है, एलसीएम, यानी 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा। और इनका 3 6 9 का सबसे छोटा, इसका भी छोटा निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा ये आपको बताना है, तो आप बोलोगे इसका 18 आ जाएगा। और इनका अंतर कितना होगा, तो इसका 18, देखो इन दोनों का एलसीएम ही पूछा है सबसे छोटा, तो देखो इसका भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और 42 कितना है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये 2023 में आ चुका है, 2023 में सीटेट में पूछा गया है, सीधा आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला है कि 30 36 और 42 का सबसे छोटा। अब 30 36 का सबसे छोटा यानी एलसीएम, और इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आप कैसे लोगे बताइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको पहले एचसीएम निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा मैं आपको इसको किस तरीके से करते हैं, तो देखो आपको यहाँ 30 लिख लेना है, यहाँ 36 लिख लेना है, यहाँ 42 लिख देना है। पहले आप इसमें 2 से भाग दो, और 2 से देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 2 से देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से जब आप इसमें दोगे तो 18 आ जाएगा, और 2 से जब आप इसमें दोगे तो 21 आ जाएगा। अब ये देखो 3 से जा रहा है, और जब आप इसमें 3 से भाग दोगे तो 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21। अभी देखो अलग अलग हो गए, तो ये इनका क्या है आपका, ये इनका क्या है आपका एचसीएफ है, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, यानी एचसीएफ आपका 3 दूनी 6 आ गया। और इनका आप मल्टीप्लाई जब कर लोगे इन सबका, जो ये अलग अलग है, जो ये अलग अलग इनका मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और जब एलसीएम आ जाएगा उनका मल्टीपल पूछा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना, 6 और 6 चिंग 36 आपका ये हो जाएगा, 36 ही आ जाएगा। बना ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, तो देखो 6 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 30 आ गया। और 30 का कितना आ गया, 6 सत्ते 42, और 42 में जब आप इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 चौक 12 यानी 1260। और 1260 में क्या आपका 6 का भी तो गुणा करोगे, और 1260 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो 0 तो आएगा ही आएगा, और 6 का जो करोगे 6 चिंग 36, और 6 किसके लास्ट में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे ही काट दोगे, इसको आप ऐसे ही काट दोगे, 6 चिंग 36 की 6 यहाँ से लगी 6, 12 छक्के 72, 72 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 78 हो गए। और 78 आपका किसी में नहीं दिया हुआ है, और किसी में नहीं दिया हुआ है तो कोई ना कोई तो आपको करना पड़ेगा। 78 12 छक्के 72, 3 75, सॉरी यहाँ 78 नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा 75 आ जाएगा, तो 12 छक्के 72 और हासिल 3 है, तो आपका 75 60, और 75 60 आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 36 54 और 60 का क्या करना है, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा निकालना, सबसे छोटे का मतलब क्या होता है, एलसीएम, यानी 36 और 54 और 60 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है। और उसमें 90 का आपको भाग देना है, और 90 का भाग देने के बाद में आपको निकालना है, तो आपको एलसीएम लेना है, तो क्या लोगे, 36 लिख लिया, 54 लिख लिया, और 60 लिख लिया। और जब आप इसमें जब दोगे तो 6 से दे दो, 6 चिंग 36, 6 नाम 54 और 6 दही 60। फिर आप किससे दोगे, फिर आप 3 से दे दो। अब तो अलग ही अलग हो गए, 3 से भी कर सकते हो, 3 से दो कितने जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इसमें जाएगा नहीं। अब ये अलग, फिर 2 से दे दो, और 2 से जब देंगे एक बार, ये 3 बार, और ये 5 बार, अब अलग अलग हो गए। अब देखो 3 तिया 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। बना आप ऐसे करो, ऐसे करोगे तो और बढ़िया है, आसानी से हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, ये आपका 10 आ गया, इनटू अब आपको क्या करना है, देखो 3 तिया 9 और 9 छिंग 54, तो आपका कितना आ गया, 54 आ गया। और इसमें आपको क्या 90 से भाग देना है, और 90 से भाग देना, तो 0 से 0 कट गया, और 9 छिंग 54 यानी आपका 6 आ जाएगा, और 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितना तो सिंपल है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैराथन पड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें क्या है आपको पीडीएफ बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम पे लिखना है अमित क्लासेस आगरा, तो आपको सारी टेलीग्राम की वीडियो और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा कितना है, 11 है, ठीक है। दो संख्या का मासा 11 है, और लघुत्तम समावर्तक कितना है, इतना है। और एक संख्या इतनी है तो दूसरी आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो इसको। तो पहली संख्या 77 होगी, दूसरी आपने बी मान ली, और क्या करना है, 11 लिखना है यहाँ, और ये 693 लिखना है। और इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है ये भी आप जानते हो, जिसमें क्या है 16 24 और 36 और 54 पूर्णतः विभाजित हो।
अब इनमें से आपको देखनी है कि वो संख्या कौन सी होगी। और सबसे पहली बात आती है कि 36 में क्या है, 9 का भाग जाना चाहिए और उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा ये तो आपकी होगी ही नहीं, ये तो आपकी होगी ही नहीं, ठीक है, और ये आपका होगा नहीं। और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितने हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने डायरेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो इसमें 9 से भाग जाएगा, इसमें भी 9 से भाग जाएगा, और अंकों 9 का नियम ही क्या होता है, अंकों को जोड़ करके 9 से भाग जाना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 9 से डिविजुअल का मतलब ही क्या होता है, जिसमें 9 से भाग जाए, इसमें 9 से भाग चला जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया दो संख्या का अनुपात इतना दिया है, लघुत्तम समावर्तक दिया है और बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या यानी एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एचसीएफ आप क्या मानोगे। आप सबसे पहले एचसीएफ आपको दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले आप क्या करोगे, रेशियो से बाहर लोगे। तो आप क्या लोगे, 3x इंटू 4x, ठीक है। और इनका लासा कितना है, 44 है, तो सॉरी 84 है। और बड़ी संख्या क्या मान ली आपने, x मान ली, तो x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 से 7 बार चला गया। तो आपकी x कितनी आ गई, आपकी x कितनी आ गई, आपकी बड़ी संख्या कितनी आ गई, आपकी इतनी आ गई। लेकिन आपको इस तरीके से आपको इनमें से मिलेंगे, क्योंकि 7 के तो सभी डिविजिबल है, एक 24 को छोड़ करके। तो आप इस तरीके से ना करो तो ही बेटर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्या लासा दिया हुआ है, लासा। तो देखो ये कितना, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, और 12 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 84 दी हुई है, और 12 सत्ते 84, और 12 सत्ते 84, तो आपका एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आपसे पूछिए बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछिए ना कि एचसीएफ पूछा है। तो बड़ी संख्या कितनी है, 4, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 गुणा 7 यानी 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों बाल विकास यानी मनोविज्ञान की प्रैक्टिस की। दोस्तों ये जो सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। काल की अवधि है, अब शैशव काल की अवधि क्या है ये आपको बतानी है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शैशव काल की अवधि क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है कि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो शैशव का अवस्था होती है वो बालक का निर्माण काल होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बच्चे का निर्माण काल होता है, यानी जब से बच्चा पैदा होता है और 1-2 वर्ष तक ये काल चलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ये बताना है कि कहां तक होगा ये। तो जन्म से 1 वर्ष तो होगा नहीं, 1 से ज्यादा होता है, कितना, 2 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में शैशव अवस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है दोस्तों। तो आपकी कहाँ है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो क्या होता है, शैशव काल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, गिरोह अवस्था। गिरोह यानी एक तरीके से समूह बनाना, आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, बताइएगा। यानी ये कौन से विकास से संबंधित है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऑप्शन यानी जो प्रश्न नंबर 2 है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बताइएगा। गिरोह कब बनाते हैं, आपस में जो दोस्त मिल जाते हैं, जो जब उनका समाज से आदान प्रदान होने लगता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, नैतिकता की तो होती नहीं है, भाषा के लिए गिरोह नहीं बनता है। गिरोह किसका लिए बनता है, समाज के लिए बनता है। तो आपका 8 से लेकर के 10 वर्ष एवं सामाजिकरण के लिए ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस आयु वर्ग की बात हो रही है, तो 8 से 10 वर्ष हो गई। और विलंब विकास यानी सामाजिकरण के लिए गिरोह अवस्था ये कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 का मुझे जवाब दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। विकास मानव विकास है। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा, मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानीय है, या ए और बी दोनों, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी विकास जो है आपका मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, बताइएगा। बाल विकास में क्या होता है ये आपको बताना है। प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो बताइएगा। यानी बाल विकास जो होता है दोस्तों, गर्भ अवस्था से बच्चे का जो विकास होता है वो शुरू होता है दोस्तों,
और किशोर अवस्था तक इसका अध्ययन होता है बाल विकास का। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि 0 से 9 वर्ष जो होता है दोस्तों वो गर्भकाल होता है, और जन्म से जो आपका 6 वर्ष होता है ये आपका शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था दोस्तों 7 से 12 होती है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट होती है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष होती है दोस्तों। ये किशोरावस्था का समय है, ये बाल्यावस्था का समय है, ये शैशवावस्था का समय है, और ये गर्भावस्था का समय है। प्रश्न नंबर 5 बताइएगा क्या होगा दोस्तों, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। बताइए स्व केंद्रित अवस्था जो होती है वो बालक की कौन सी अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बाल अवस्था कहते हैं, यानी बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था को ही स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। और जो बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों ये कब तक की होती है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। 1 2 3 बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की, स्व केंद्रित अवस्था होती है। बताइएगा स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है बालक की, जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो बताइएगा स्व केंद्रित जो अवस्था होती है दोस्तों वो कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, शैशवावस्था को क्या बोलते हैं आप, स्व केंद्रित अवस्था बोलते हैं, और ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास की सीमा। विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी विकास किस अवस्था में, यानी जो विकास होगा वो किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, ये आपको बताना है। बाल्यावस्था तक हो जाता है, शैशवावस्था तक हो जाता है, किशोरावस्था तक हो जाता है, या प्रौढ़ावस्था तक हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बुद्धि का जो विकास होता है वो अधिकतम विकास किशोरावस्था तक हो जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, व्यवहारवादी डैश ने कहा था, यहाँ पर एक ऑप्शन क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यवहारवादी थे। उन्होंने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या जो तुम कहोगे वो मैं उसे बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था, कमेंट करके मुझे बताइए। फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने, या होलिंजर ने। जब भी बात आती है दोस्तों व्यवहारवाद की तो आप तुरंत टिक लगा देना वाटसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 का मुझे बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताइएगा इसमें क्या होते हैं, बच्चे समूह बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो मुझे 8वें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा 8 वाले का, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और समूह कब बनाते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए 11 से 18, तो ये तो शैशवावस्था हो गई, वो सॉरी ये तो आपकी किशोरावस्था हो गई, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये आपकी किशोरावस्था से भी बड़ी अवस्था हो गई, और जन्म से 6 वर्ष ये आपकी शैशवावस्था होती है। जबकि समूह जो परिवर्ती होता है ये आपकी बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, वैसे तो ये 6 से स्टार्ट हो जाती है, बट 9 और 12 में जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था ही होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 जो है वो बाल विकास का सिद्धांत है, और इनमें से एक नहीं है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा सिद्धांत नहीं है। सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, जरूरी नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जरूरी भी नहीं है। सभी विकास परिपक्व अनुभवी से अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, गलत हो गया ये। विकास यानी जो सभी विकास जो होता है वो अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। बताइएगा विकास कहां कैसे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा
कि 10 का राइट आंसर क्या होगा? जो विकास होता है दोस्तों हमेशा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन है वो जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 का मुझे बताइएगा क्या होगा? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बताइएगा। विकास जो होता है वो कभी समाप्ति नहीं होता, जीवन पर्यंत चलता है, ये आपको बताना है। ये किसका सिद्धांत है? 11 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बता ही चुका हूं अभी। ऐसा सिद्धांत क्या है? किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है। यानी विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास होता ही रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। बताइएगा मानव जाति में विकास होता है। अब मानव जाति में विकास कैसे होता है? किशोर अवस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक, या जीवन पर्यंत? तो आपको पता होना चाहिए कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। इस विकास की अवस्था के निम्न स्तर होते हैं, जैसे कि एक भ्रूणावस्था होती है, एक शैशवावस्था होती है, एक बाल्यावस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है और एक प्रौढ़ावस्था, और उसी के बाद में वृद्धावस्था होती है। तो विकास कभी रुकता ही नहीं है, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? 13 वाले का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? कि छात्र में एक अच्छे नागरिक के गुण किस प्रकार दिए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, भाषण देंगे तो आधे बच्चे सुनेंगे आधे नहीं सुनेंगे, तो अच्छी नागरिकता कहां से आएगी? नहीं आएगी। उन्हें राष्ट्रीय नायकों यानी जो भी हीरो होते हैं उनसे परिचित कराना, कि जो जिस तरीके से अच्छे नागरिक होते हैं वो समय परिस्थिति के अनुसार हर कैरेक्टर को अपना लेते हैं, और इसी प्रकार आपको भी कैरेक्टर को अपनाना है। तो ये वाला तो ठीक ठाक है, आगे पढ़ते हैं। इन्हें सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, जरूरी नहीं है। उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करा के, ये गलत हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों 13 वाले का वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों को संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हो। ठीक है दोस्तों, और जब तक उनके नायकों के बारे में आप बताओगे तो वो भी क्या होंगे? अच्छे नागरिक बनेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? अब आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। मैंने आपको बताया था विकास जो होता है वो भ्रूण अवस्था से स्टार्ट होता है, बट आपके कोर्स में सिर्फ शैशव अवस्था से स्टार्ट है। तो ये सी और डी तो वैसे ही कट गए क्योंकि ये बाल्यावस्था से हो रही थी, और शैशव अवस्था के बाद में किशोर अवस्था नहीं आती। शैशव अवस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर इसके बाद में जो वृद्धावस्था आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अब आपको बताना है कि ईर्ष्या का प्रदर्शन वह कब से कब तक करता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है ये कब से कब तक करता है। देखिए बच्चों में अनुभव और उनके उसके साथ साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शन करने की सबसे अच्छी उपयुक्त 12 माह की आयु होती है, यानी 12 वर्ष तक, यानी बाल्यावस्था ही कह सकते हैं हम इसे, कि बाल्यावस्था तक क्या है वो ईर्ष्या करने लगता है दोस्तों, ईर्ष्या प्रदर्शन करने लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है प्रश्न। खिलौने की आयु कहा जाता है। अब आपको बताना है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है, या इनमें से सभी को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों एक स्टैनले हॉल ने एक स्टेटमेंट दिया था, उनके अनुसार क्या है? बच्चों के खेल उनके कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि से आरंभ से उसके पूर्वज तक आ जा रहे हैं। यानी जब से बच्चे पैदा हुए हैं, जब से वो जिनको जो भी उनका फेवरेट खेल है वो उसको आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है दोस्तों वो 3 से 6 वर्ष होती है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा दोस्तों। इस आयु के वर्ग को ही खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों क्यों कहा जाता है? ये भी एक रीजन है, क्योंकि बालक अपने खिलौने के साथ साथ
उनसे अपना क्या है, मन जो है बहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बालावस्था हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, बताइएगा। शैशवावस्था कौन सी अवस्था है, क्या प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए प्रथम जो होती है वो हमारी कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, प्रथम जो होती है वो हमारी शैशवावस्था होती है दोस्तों, शैशवावस्था होती है दोस्तों। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, बाल्यावस्था होती है दोस्तों। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, किशोरावस्था होती है दोस्तों, किशोरावस्था होती है। और जो लास्ट की होती है दोस्तों वो आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, ये चार जो अवस्था होती है, लेकिन आपसे पूछा शैशवावस्था है तो आप तुरंत क्या लगा दोगे, जो ए वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 का मुझे बताइएगा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। ठीक है दोस्तों, वजन में वृद्धि से होता है दोस्तों, ज्ञान से होगा नहीं, संवेग में होगा नहीं। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये होगा नहीं। तो विकास जो होता है दोस्तों कहां तक होता है दोस्तों, क्योंकि ये मात्रात्मक होता है, मात्रा किसकी, वजन की होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। परिपक्वता का संबंध है, यानी मैच्योरिटी का रिलेशन किससे है, क्या विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से है? देखिए परिपक्वता का संबंध जो होता है दोस्तों 19 का मुझे बताइएगा, परिपक्वता का जो संबंध होता है दोस्तों ये किससे होता है दोस्तों, वे विकास से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तनाव और क्रोध की अवस्था है, और ये किसने बोला था, तनाव, क्रोध और तूफान की अवस्था, ये किसने स्टेटमेंट दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था दोस्तों। और स्टेनले हॉल ने किस पे अपना वो किया था प्रयोग, वो किशोर अवस्था पर किया था। तो तुरंत आपको 20 का लगा देना है कि जो किशोर अवस्था है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। और प्रश्न नंबर 21 को करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर करें। बताना है आपको कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। मैं आपको बता दूं, क्या पढ़ने से है, बताइएगा क्या पढ़ने से है, लिखने से है, आंकिक से है या तार्किक से है? तो देखिए डिसलेक्सिया, लेक्सिया का संबंध किससे है, पढ़ने संबंध, ये एक विकार है दोस्तों। तो आपका बी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पढ़ने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 का बताइए, एक बच्चा जो किसी रोग से क्या है, ग्रस्त है, वह SAW यानी 100 को वॉच पढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, सॉरी हाँ न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है, अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा जो विकार है वो उसको किससे हो रहा है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस चीज से इसका ये विकार हो रहा है। शब्द जमलिंग विकार है, नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। अगर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो वो 100 कैसे पढ़ता, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिस्मोर्फिया होगा नहीं, क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, यानी पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं, ये आपको बताना है। जो सामान्य रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे होते हैं। डिस्कैलकुलिया, अगर बच्चे गणित में कमजोर हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। 24 वाले का मुझे बताइएगा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। बच्चों की अधिगम जो निर्योग्यता है उसकी पहचान इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करता है, ये आपको बताना है।
बताइएगा। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना और शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना, यही तो निर्योग्यता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई होगा नहीं दोस्तों। मनोभाव जरूरी नहीं है, अपमानजनक की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। आपको बताना है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की में कमी विकास का लक्षण है। यानी जो लिखने में कठिनाई महसूस करता है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए जो लिखना होता है वो राइटिंग होती है, और राइटिंग संबंधी क्या है दोस्तों, डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी है दोस्तों, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, ये आपका पढ़ने से संबंधित है दोस्तों, पढ़ने से, और ये गणना करने से है। और गणना किससे करते हैं दोस्तों, गणित के द्वारा करते हैं दोस्तों। और ये क्या है, लिखने से संबंधित जो विकार है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बताइएगा कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को बचाने के लिए, जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसे बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। लड़कों को, अब आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न ये। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के भाई जोखिम क्यों उठाएंगे, उठाएंगे तो सभी बच्चे उठाएंगे। तो ये तो क्या है, रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, यानी लड़के लड़कियां समान है, जो भी वर्क करेंगे सब एक समान करेंगे। तो ये तो ठीक है। अच्छी लड़कियां अच्छा लड़का, ये गलत ऑप्शन होता है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, यहाँ उत्साहित होता तो वो करेक्ट हो जाता दोस्तों, प्रोत्साहित होता वो भी करेक्ट हो जाता, बट ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, बताइएगा। ये आपको बताना है कि अध्यापिका के संबंध में आपको बताना है कि क्या है ये। एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, जरूरी नहीं है। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, गलत हो गया। एक लिंग मुक्त भाषा, देखिए सभापति करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभा अध्यक्ष जो होता है दोस्तों उसमें कोई भी लिंग का भेद नहीं है, यानी लेडीज भी होगी वो भी सभा अध्यक्ष हो सकती है, और जेंट्स होगा वो भी सभा अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन सभा जो पति होगा वो क्या होगा, एक जेंट्स ही होता है। तो ये वाला इसके स्थान पर उसने इसका प्रयोग किया है अध्यापिका ने, तो ये क्या है, लिंग मुक्त को दूर करना हो गया। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये गलत हो जाएगा। जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का। वाणी दोष नहीं है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो वाणी दोष नहीं है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका 8 वाले का राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो भाई वाणी दोष है, और इसमें बोला है कि ये नहीं है। तो आप धीमी या तेज गति से बोलना, ये कोई दोष है ही नहीं है। अकलाना तुतलाना, ये दोष होता है दोस्तों। तीव्र अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट क्या है, एक क्या है, दोष है दोस्तों। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट होगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक नियमों एवं कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला जो बालक होता है वो क्या कहलाता है। पिछड़ा बालक कहलाता है, मंदबुद्धि बालक कहलाता है, जड़ बुद्धि बालक कहलाता है, या बाल अपराधी कहलाता है। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़े बालक की बात करते हैं दोस्तों। जो पढ़ाई लिखाई से पीछे रह गया हो वो क्या है, पिछड़ा बालक है। लेकिन जो समाज के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध जो व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पिछड़े बालक ऐसे बालक हैं सीखने की जिनकी गति धीमी होती है। आप बोलोगे ये तो सही बात है,
जिनकी सीखने की गति होगी वो स्लो होंगे, वो क्लास में पिछड़ जाएंगे, तो ये भी ठीक है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है, ये भी पिछड़े बालक होते हैं। और मानसिक रूप से यानी मेंटली रूप से अस्वस्थ हैं और समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, असमायोजित है, ये भी क्या है, पिछड़े बालक है दोस्तों। तो जो आपका उपरोक्त सभी है दोस्तों, वो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ईवीएस के टॉप 30 प्रश्नों की दोस्तों, जो कि पर्यावरण के प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। हमारा फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, झूम की खेती होती है। अब आपको बताना है कि झूम की खेती कहाँ होती है, क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में या तमिलनाडु में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झूम की खेती होती कहाँ है। बात करते हैं दोस्तों झूम की खेती, ये भारत में पूर्वी उत्तर राज्य में होती है। कहाँ होती है, पूर्वी उत्तर राज्यों में होती है, जिनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि मैं कहूं मेघालय, मेघालय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बताइए, नागालैंड, नागालैंड। और एक आपका मणिपुर। ये इन 3 राज्यों में क्या होती है, झूम की खेती होती है दोस्तों। यह खेती एक अस्थायी खेती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, केरल में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे जो पत्थर जो पिघला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। देखिए जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा ही कहते हैं। जो तरल जो होता है, लिक्विड में होता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला गया है, पृथ्वी की पपड़ी यानी जो ऊपरली जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पपड़ी। पृथ्वी की जो पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है, ये आपको बताना है। क्या बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है, SI। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन होता है, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो इसमें आपसे क्या बोला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बताइए। स्फीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया पपड़ी कहा जाता है, और ये किसकी बनी होती है, SI यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है, जिंक पाई जाती है, जिसे आप Zn कहते हो, तांबा यानी Cu होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, और लोहा आपका फेरिक यानी Fe होता है दोस्तों। तो बताइएगा पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो धातु पाई जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, जियोलाइट क्या है, बताइएगा। जियोलाइट है क्या है, जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलने वाली चट्टानों को कदराओं में पाई जाती है, यानी ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकलती हैं और वहां ये पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है ये आपको बताना है, ये क्या है, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है, बताइएगा। जब ये रूपांतरित होंगी तो इनमें से क्या बनता है, बताइए। क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है
ये आपका स्लेट बनता है। बताइए क्या बनता है, इसका क्या बनता है दोस्तों, नाइस बनता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है, बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। बताइए, आग्नेय शेल आपका ग्रेनाइट भी होता है, बेसाल्ट भी होता है और ग्रेवो भी होता है, बट डोलोमाइट जो है ये आपका आग्नेय शेल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा सेल है, अवसादी सेल है, अवसादी सेल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है। बताइए, सैंडस्टोन है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट है, ये आपका मिट्टी है। बताइएगा क्या हो जाएगा, चूने का पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहां से होता है, अवसादी चट्टान से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अवसादी चट्टानों से होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैग्मा आप जानते ही हो, मैग्मा के ठंडे ऊपर घनीभूत हो जाने पर, घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद में वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, बताइए। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, ये भी अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, आग्नेय शेल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। संगमरमर किस प्रकार की सेल है, बताइए। संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी आपको भी पढ़ाया था, कौन सी है, कार्यांतरित शेल है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए। अवसादी सेल आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए। देखिए, स्लेट जो है आपकी कार्यांतरित शेल होती है, संगमरमर भी होती है और ग्रेनाइट, ये सारी क्या है, कार्यांतरित शेल है। इनका निर्माण कहां से होता है, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन जो शेल है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है जो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शेल क्या है, शेल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, भूकंप मापा जाता है, बताइए। भूकंप जो है मापा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइए। ये अब आपके वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं, बताइए। भूकंप मापा जाता है वो फोर्ट पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में, बताइए। देखिए, डेसिबल में क्या नापते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं, न्यूटन में एक बल को मापते हैं और रिएक्टर पैमाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है, बताइए किसकी तीव्रता मापी जाती है। अभी अभी आपको पता है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कितने अंक होते हैं, 0 से 9 डिजिट इतने अंक होते हैं दोस्तों इस पैमाने पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सुनामी का कारण है, बताइए। सुनामी का क्या कारण है जिसके कारण क्या होती है, सुनामी आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्री तल पर भूकंप। जब समुद्री तल पर भूकंप आता है तो क्या आता है, सुनामी कहते हैं उसे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनामी को अंग्रेजी में टी से स्टार्ट होती है, इसकी मीनिंग टी से स्टार्ट होती है, सुनामी। ये इसकी स्पेलिंग होती है, एस से नहीं होती, टी से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की।
कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। चक्रवात प्राकृतिक होता है, आप कहोगे ये भी नहीं होगा। सुनामी प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। भूकंप प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग ये प्राकृतिक नहीं होती, ये मानव निर्मित होती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताइए कौन निरूपित करता है, इन भूकंप की तरंगों को हम किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं, बताइएगा। सीस्मोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, टोमोग्राफी या पॉलीग्राफी, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पृथ्वी की परत के भीतर हलचल, पृथ्वी की जो परत के भीतर जो हलचल के अध्ययन होता है, जो अध्ययन है इसके द्वारा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है, बताइए भूवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, भूकंप वैज्ञानिक द्वारा, प्लेट विवर्तनिक द्वारा या सर्वमाप लिख द्वारा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। भाई पृथ्वी के अंदर होगा तो पृथ्वी के अंदर भूकंप ही आता है, तो भूकंप विज्ञान द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनामी, सुनामी नाम किसे दिया गया है, बताइए भूकंप को, चक्रवात को, तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगों को। अभी अभी मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे तरंगों का क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल, बताइएगा बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों बात करते हैं आपके समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन बात करें यहाँ पर प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो आपका क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो पृथ्वी तल के नजदीक है यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी मंडल में ज्यादातर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, ओस है, ये सारे क्या है इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। जबकि वायुमंडल जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है, यही है। हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी मंडल में ही वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों यानी यूवीसी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। अभी अभी मैंने बताया कौन रोकती है, वायुमंडल की एक परत होती है और उस परत को क्या बोलते हैं, ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है दोस्तों, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, बताइए। एक ऐसा यंत्र है जो वायु दाब को मापता है यानी प्रेशर को मापता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है, बताइए। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर। थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। जबकि बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है, बताइए। किन दो गैसों का विस्तार है या मिश्रण है, ये भी हम कह सकते हैं, बताइए। वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं सर्वाधिक, कौन कौन सी, एक आपकी ऑक्सीजन और दूसरी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो गैसों का क्या है, ज्यादा विस्तार है, यानी इन जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में
रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथ्वी के वातावरण की सतह, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, बताइए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है बताइएगा कमेंट करके। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मीसोस्फीयर कहा जाता है, या आइनोस्फीयर कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं। स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, या प्रकाश मंडल पर। आप सब जानते हो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, बताइए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये कितनी प्रतिशत है, बताइए। 20.95% है, 78.09% है, 21% है, या 0.03% है, बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके मुझे बताइए। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है आपकी 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें वो 21% पाई जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर देखो 28 में आपसे क्या कहा गया है। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, हवा का एक तीव्र जो समताप मंडल में बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहते हैं। ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल कहते हैं। गलत, ए और बी होगा ही नहीं और ये होगा नहीं। क्या होता है, ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या आपका ओजोन मंडल, बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है, बताइए। किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितनी है, लगभग 78% है दोस्तों, 78% है। जबकि बात करें आपकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितनी है 21% है दोस्तों। बात करने दोस्तों आर्गन की, जो आपकी आर्गन गैस है, यहां लिख दे रहे हैं, जो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन है, ये कितनी परसेंट है दोस्तों, ये 0.93% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया 0.03% है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और भी सारी गैसें हैं जिसमें हीलियम है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, जलवाष्प भी मौजूद है, बट ये इतनी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।